इस बार तो मौसम ने कहर ही बरपा रखा था। आसमान से बर्फ नहीं बल्कि कोहरे का ऐसा समुंदर उतरा था कि दिन के 12 बजे भी सूरज का चेहरा देखना नसीब नहीं होता था। हाथ को हाथ नहीं सूझता था और इसी कड़ाके की ठंड में गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में 3 जान रहा करती थीं। माधव, उसकी पत्नी कावेरी और उनकी 7 साल की प्यारी बेटी गुड़िया। माधव गरीब था, बहुत गरीब, लेकिन उसके हाथों में एक ऐसा जादू था जो बड़े बड़े रसोइयों के पास नहीं होता था। सुबह के 4 बज रहे थे। झोपड़ी की छत से ओस की बूंदें टपक रही थीं। माधव अपनी फटी हुई चादर से निकलकर खड़ा हुआ। ठंड इतनी थी कि उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसने देखा कि उसकी बेटी गुड़िया ठंड से सिकुड़कर अपनी माँ कावेरी से चिपककर सो रही है। उनके पास ओढ़ने के लिए कोई मोटी रजाई नहीं थी, बस पुराने कपड़ों को जोड़कर बनाई गई एक गूदड़ी थी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मेरी फूल सी बच्ची ठंड में ठिठुर रही है और मैं एक बाप होकर उसे एक गर्म रजाई तक नहीं दे सकता। मेरे हाथों में इतना हुनर है, पूरा गांव मेरे हाथ का बना खाता है, फिर भी मेरे घर में फाके पड़े हैं। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुरानी और मशहूर दुकान थी, गजानन मिष्ठान भंडार। ये दुकान सिर्फ चाय पकौड़ी की थी, लेकिन इसकी शोहरत दूसरे गांव तक फैली थी। लोग कहते थे कि यहाँ जैसी चाय और पकौड़ी पूरे जिले में नहीं मिलती। दुकान का मालिक था सेठ गजानन। नाम गजानन था, लेकिन दिल मक्खी चूस। और इस दुकान की असली जान था माधव। माधव के पुरखे भी हलवाई थे, इसलिए मसालों का वो संगम उसे विरासत में मिला था। लेकिन विडंबना ये थी कि मेहनत माधव करता था और नाम सेठ गजानन का होता था। माधव दुकान पर पहुंचा। ठंड के मारे उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थीं। अरे ओ नवाबजादे, 6 बज गए और अभी तक भट्टी नहीं जली। तुझे क्या लगता है ग्राहक तेरे इंतजार में खड़े रहेंगे? कल रात तुझे बुखार था तो क्या हुआ? बुखार में हाथ नहीं चलते क्या? काम चोर कहीं का, जल्दी हाथ चला वरना आज की दिहाड़ी काट लूंगा। माफ कर दीजिए सेठ जी, वो कोहरा बहुत घना था, इसलिए आने में 5 मिनट की देरी हो गई। मैं अभी भट्टी जलाता हूँ, आप चिंता न करें, ग्राहकों के आने से पहले सब तैयार मिलेगा। माधव ने चुपचाप अपनी बेइज्जती का घूंट पी लिया। वो भट्टी के पास गया। उसने बेसन घोला, उसमें अपने खास मसाले डाले, अजवाइन, हींग और कुछ ऐसे गुप्त मसाले जो सिर्फ उसे पता थे। आलू प्याज काटे और कढ़ाई में तेल गर्म किया। जैसे ही उसने पकौड़ियाँ तेल में डाली, छन छन की आवाज के साथ एक ऐसी खुशबू उठी कि राह चलते लोगों के कदम अपने आप दुकान की तरफ मुड़ गए। देखते ही देखते दुकान के बाहर भीड़ लग गई। कोई ट्रैक्टर वाला, कोई स्कूल का मास्टर, तो कोई खेत पर जाने वाला किसान। सब ठंड में ठिठुरते हुए आए थे। वाह भाई वाह, क्या खुशबू है। सेठ गजानन, मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ऐसी पकौड़ी तो शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलती। एक प्लेट और लगाना जरा। अरे भाई, ये सब तो हमारे खानदानी मसाले हैं, हम खुद खड़े होकर बनवाते हैं, तभी तो ये स्वाद आता है, वरना आजकल के नौकरों को क्या पता स्वाद क्या होता है। ये माधव तो बस झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के लिए है, असली माल तो हम तैयार करते हैं। माधव पीछे कोने में खड़ा पसीने से लथपथ लगातार पकौड़ियां तल रहा था। ये सुनकर उसका दिल छलनी हो गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि बनाता मैं हूँ, मसाले मेरे हैं, मेहनत मेरी है और ये सेठ सारा श्रेय खुद ले लेता है। लेकिन वो मजबूर था, उसके पास न अपनी दुकान थी न पैसा। इस गांव में कोई और दुकान चलती भी नहीं थी, क्योंकि गजानन की दुकान का नाम बहुत पुराना था। दोपहर हो गई। काम करते करते माधव को जोरों की भूख लगी। उसने सोचा कि 1-2 पकौड़ी खा लूं। सेठ जी, सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो 2 पकौड़ी और 1 कप चाय पी लूं, फिर काम पर लग जाऊंगा। क्या कहा? पकौड़ी खानी है? अबे ओ भिखारी, तेरी औकात है मेरी दुकान की पकौड़ी खाने की? जानता है एक प्लेट कितने की है? अगर तूने एक भी पकौड़ी खाई तो तेरी पूरे दिन की दिहाड़ी काट लूंगा। बड़ा आया लाट साहब, जो घर से सूखी रोटी लाया है वो खा। मेरी दुकान का माल ग्राहकों के लिए है, तेरे लिए नहीं। लेकिन सेठ जी, मैं तो यही काम करता हूँ, इतना तो हक बनता है मेरा। जुबान लड़ाता है, अगर और बोला तो अभी नौकरी से निकाल दूंगा, फिर देखते रहना अपने बीवी बच्चों का मुंह। चुपचाप काम कर। माधव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने अपनी भूख को पानी पीकर दबा लिया और फिर से काम में जुट गया। शाम हुई, दुकान बंद करने का वक्त आया। सेठ जी, दुकान बढ़ा दी है, आज की दिहाड़ी दे दीजिए, घर में राशन ले जाना है। दिहाड़ी? ये ले 100 रुपए। 100 रुपए? लेकिन सेठ जी, मेरी दिहाड़ी तो 300 रुपए तय हुई थी और आज तो बिक्री भी बहुत हुई है, आप 200 रुपए कम क्यों दे रहे हैं? अरे भाई चिल्ला मत, मेरे पास खुले नहीं हैं, 500-500 के नोट हैं, बाकी के 200 में तेरे खाते में लिख लूंगा, बाद में ले लेना। और याद है ना पिछले महीने तूने एक कप तोड़ा था, उसके भी पैसे कटेंगे, जा अब दिमाग मत खा।
माधव जानता था कि ये बाद में कभी नहीं आता। सेठ ऐसे ही बहाने बनाकर हर महीने उसके हजारों रुपए मार लेता था, लेकिन माधव के पास कोई विकल्प नहीं था। वो थका हारा 100 रुपए का नोट मुट्ठी में भींचे घर की तरफ चल दिया। पापा, आप आ गए? पापा, आप मेरे लिए वो रजाई लाए? मुझे बहुत ठंड लगती है पापा। मेरी सहेली मीना कल स्कूल जाएगी, उसने नई स्वेटर भी पहनी है। मुझे भी स्कूल जाना है पापा। बेटा, वो दुकान पर आज हिसाब नहीं हुआ। तू चिंता मत कर मेरी गुड़िया, तेरा पापा तेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी रजाई लाएगा। बस थोड़े दिन और रुक जा, तू स्कूल भी जाएगी और नई फ्रॉक भी पहनेगी। जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं बच्ची से? मैं जानती हूँ उस सेठ ने फिर पैसे नहीं दिए होंगे। अब हम क्या करें? 100 रुपए में घर कैसे चलेगा? आटा लाऊं, तेल लाऊं या सब्जी? मैं क्या करूं कावेरी, मैं उस सेठ के जाल में फंसा हूं। मेरे पास अपनी दुकान खोलने के लिए एक पैसा नहीं है। इस 100 रुपए में से तुम थोड़ी सब्जी और दूध ले आओ ताकि गुड़िया भूखी न सोए। हम दोनों पानी पीकर सो जाएंगे। अगली सुबह एक नए संकल्प के साथ माधव दुकान पर गया। सेठ जी, राम राम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात है? सुबह सुबह क्या मांगना है? अब जल्दी बोल, ग्राहकों का टाइम हो रहा है। सेठ जी, मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, उसे स्कूल भेजना है। उसके लिए कपड़े और रजाई लेनी है। मुझे 5000 रुपये उधार चाहिए। आप मेरी हर महीने की तनख्वाह से काट लेना प्लीज सेठ जी, मना मत कीजिए। 5000 रुपये? तेरी शक्ल देखी है आईने में? तेरी औकात है 5000 रुपये मांगने की? तेरे खानदान ने कभी एक साथ 5000 रुपये देखे हैं? चल भाग यहाँ से, मैं कोई बैंक नहीं हूँ। माधव का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप काम पर लगने ही वाला था कि सेठ के शातिर दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि ये माधव बहुत काम का है, अगर ये छोड़कर चला गया तो मेरी दुकान ठप हो जाएगी और इसे पैसे की सख्त जरूरत है, क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। अरे माधव, इधर आ, तू तो बुरा मान गया भाई। देख, मैं तुझे इसलिए डांट रहा था क्योंकि उधार लेना बुरी बात है। तू अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देख, मेरे पास एक स्कीम है सिर्फ तेरे लिए। स्कीम? कैसी स्कीम सेठ जी? देख, मैं जानता हूं तुझे अपनी बेटी की शादी भी करनी है, उसे पढ़ाना भी है। अभी 5000 लेकर क्या करेगा? वो तो 2 दिन में खर्च हो जाएंगे। तू भविष्य का सोच। मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा देता हूं। आज से तेरी दिहाड़ी 400 रुपए। खुश? 400 रुपए? सच सेठ जी, आप देवता है सेठ जी। हाँ, लेकिन पूरी बात सुन, अगर मैं तुझे रोज 400 रुपए दूंगा तो तू सब खर्च कर देगा और साल के अंत में तेरे पास फिर खन ठन गोपाल रहेगा। इसलिए हम ऐसा करेंगे, तुझे घर खर्च के लिए मैं रोज 100 रुपए नकद दूंगा और बाकी के 300 रुपए मैं तेरे नाम से अपने पास जमा करूंगा। मेरे पास एक डायरी रहेगी, उसमें मैं रोज लिखूंगा। सिर्फ 100 रुपए घर के लिए? लेकिन सेठ जी, 100 रुपए में तो गुजारा बहुत मुश्किल है। अरे पगले, गणित लगा, गणित। देख, एक दिन के 300 रुपए जमा होंगे तो महीने के कितने हुए? 9000 रुपए। और एक साल के कितने हुए? जोड़ जरा, 12 गुणे 9000 यानी 1,08,000 रुपए। सोच, एक साल बाद जब तू ये पैसा एक साथ लेगा तो तेरी बेटी बड़े स्कूल में जाएगी, तो उसके लिए गहने बनवा सकेगा। 1 लाख रुपए एक साथ, तेरी तो किस्मत बदल जाएगी। बस तुझे 1 साल तक 100 रुपए में गुजारा करना है। बोल, मंजूर है अपनी बेटी के भविष्य के लिए? 1,08,000 रुपए। ये रकम माधव के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर 1 साल तक पेट काटकर बेटी का जीवन बन सकता है तो मैं ये करूंगा। मंजूर है सेठ जी, मैं तैयार हूं। मैं 100 रुपए में गुजारा कर लूंगा, लेकिन 1 साल बाद मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। अरे मैं कसम खाता हूं, तेरी बेटी मेरी बेटी जैसी है। बस एक शर्त है, काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। सुबह 5 बजे आना होगा और रात को 10 बजे जाना होगा और छुट्टी नहीं मिलेगी। जी सेठ जी, मैं दिन रात एक कर दूंगा। उधर घर में कावेरी एक एक पैसा बचाती। जी, 100 रुपए बहुत कम है, लेकिन हम कर लेंगे। देखिए, 50 रुपए में हम रोज की सब्जी और दाल ले आएंगे, 40 रुपए हम घर के बाकी खर्चों के लिए रखेंगे और 10 रुपए हम रोज गुल्लक में डालेंगे, ताकि कभी कोई बीमारी आ जाए तो किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। गुड़िया कई बार खिलौने या मिठाई मांगती तो कावेरी उसे प्यार से समझा देती। बेटी, बस कुछ महीने और, फिर तेरे पापा 1 लाख रुपए लाएंगे, फिर हम खूब मिठाई खाएंगे। महीने बीतते गए, सर्दी गई, गर्मी आई, बरसात आई और फिर से सर्दी आ गई। माधव की डायरी जो सेठ के पास थी नहीं भरी थी, लेकिन माधव के मन में उम्मीदों का घड़ा भर चुका था। 7 महीने बाद कावेरी ने कहा, जी 7 महीने हो गए, 63,000 रुपए तो हो गए होंगे। आप जाइए ना, थोड़े पैसे ले आइए, गुड़िया को ठंड लग रही है। नहीं कावेरी, सेठ जी नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे कि वादा 1 साल का था, हम बीच में पैसे नहीं मांगेंगे, पूरा 1 लाख लेंगे। बस थोड़ा और सब्र कर लो।
आखिरकार वो दिन आ ही गया। पूरा 1 साल बीत चुका था। माधव ने अपनी बेटी को सुबह जल्दी उठाया। गुड़िया उठो बेटा, आज वो दिन है। आज तेरा पापा अमीर होकर आएगा। आज मैं सेठ जी से अपना 1,08,000 रुपए लेकर आऊंगा। आज हम रजाई, स्वेटर, स्कूल की ड्रेस सब खरीदेंगे। माधव खुशी खुशी दुकान पर पहुंचा। सेठ गजानन गद्दी पर बैठा नोट गिन रहा था। माधव के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ जी प्रणाम, आज 1 साल पूरा हो गया। आपने कहा था कि 1 साल बाद आप मेरे सारे पैसे दे देंगे। मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार बैठी है। प्लीज मेरा हिसाब कर दीजिए। 1,08,000 रुपए बनते हैं। सेठ गजानन ने सर उठाया। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो माधव उम्मीद कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और धूर्तता थी। वो भूलने का नाटक करने लगा। पैसे? कैसे पैसे माधव? और 1 लाख? तू पागल तो नहीं हो गया? क्या बड़बड़ा रहा है सुबह सुबह? सेठ जी आप मजाक कर रहे हैं ना? वो स्कीम 400 रुपए वाली, आप मुझे रोज 100 रुपए देते थे और 300 जमा करते थे। आपने डायरी में लिखा है, वो डायरी देखिए ना। डायरी? कौन सी डायरी? सेठ ने काउंटर पर रखी एक खाली डायरी उठाई और माधव के मुंह पर फेंक दी। देख ले, इसमें तेरे नाम का 1 पैसा नहीं लिखा। मैंने तुझे कब कहा कि मैं तेरे पैसे जमा कर रहा हूँ? तू रोज 100 रुपए लेता था, वही तेरी औकात है और वही तेरी दिहाड़ी है। सेठ जी ऐसा मत कीजिए। मैंने 1 साल तक पेट काट कर काम किया है। मेरे बच्चे भूखे सोए हैं। मैंने आपकी कसम पर भरोसा किया था। आप भगवान से डरिए सेठ जी। अरे ओ भाइयों, जरा इधर आना। देखो इस पागल को। ये कह रहा है कि इसके 1 लाख रुपए मेरे पास जमा है। तुम लोग इसकी शक्ल देखो, इसके फटे कपड़े देखो। क्या इसके पास कभी 1 लाख रुपए हो सकते हैं? ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। हाँ यार, माधव तो गरीब है। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? लगता है बेचारा गरीबी में पागल हो गया है। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। ये सेठ झूठा है। सेठ जी मेरे पैसे दे दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। मेरी बेटी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ए रामू, कालू, अब इस पागल को धक्के मारकर बाहर निकालो और आज के बाद ये दुकान के आसपास भी दिखा तो हाथ पैर तोड़ देना। गांव के सरपंच चौधरी रघुनाथ के पास गया। सरपंच जी एक न्यायप्रिय और सुलझे हुए इंसान थे। सरपंच जी, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सेठ गजानन ने मेरे 1 लाख रुपए हड़प लिए हैं। न्याय कीजिए सरकार। माधव शांत हो जाओ, पूरी बात बताओ। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई लिखा पढ़ी या कोई गवाह जिसके सामने तुमने पैसे जमा किए हो? सबूत तो कुछ नहीं है सरपंच जी। बस मेरी पत्नी ने घर की दीवार पर कोयले से हर दिन का हिसाब लिखा है और सेठ जी ने जुबान दी थी। माधव, कानून और पंचायत सबूत मांगते हैं। दीवार पर लिखा हिसाब सबूत नहीं माना जाता। सेठ बहुत चालाक है। बिना पक्के सबूत के हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस भी सबूत मांगेगी। माधव की रही सही उम्मीद भी टूट गई। वो जाने लगा तभी सरपंच ने उसे रोका। रुको माधव, मैं सेठ से तुम्हारे पैसे तो नहीं दिलवा सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम झूठे नहीं हो और मैंने तुम्हारी बनाई चाय और पकौड़ी का स्वाद चखा है। तुम्हारे हाथ में जादू है। तुम क्यों उस सेठ की गुलामी करते हो? मेरे पास अपनी दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं है सरकार। पैसा मैं दूंगा। ये लो 20,000 रुपए। इसे कर्ज समझो या मदद। जाओ अपना खुद का ठेला लगाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारा हुनर उस सेठ की दौलत पर भारी पड़ेगा। सरपंच जी से 20,000 रुपए मिलने के बाद माधव के अंदर एक नई जान आ गई थी। वो घर पहुंचा और उसने कावेरी को सब बताया। उस रात उनकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि सुनहरे भविष्य के सपने थे। उन्होंने 1-1 पैसे का हिसाब लगाया। जी सरपंच जी सही कह रहे हैं। अब रोना बंद। कल से आप अपनी दुकान लगाएंगे और ऐसी दुकान लगाएंगे कि उस घमंडी सेठ की दुकान पर मक्खियां भिन-भिनाएंगी। जी देखिए, 20,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन हमें इसे बहुत सोच समझकर खर्चना होगा। सबसे पहले हमें एक मजबूत और बड़ा ठेला यानी काठ बनवाना होगा। बाकी पैसों से हम बड़े बर्तन, कढ़ाई, गैस चूल्हा और सबसे उत्तम क्वालिटी का राशन लाएंगे। याद रखिएगा, सेठ गजानंद की दुकान से मुकाबला करना है तो हमारे स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कावेरी, मैं वो पुराने खानदानी मसाले खुद कूटूंगा। अब तक मैं सेठ के लिए बनाता था, लेकिन अब मैं अपने और अपनी बेटी के लिए बनाऊंगा। देखना, मेरे हाथ का जादू फिर से चलेगा। 2 दिन बाद वो शुभ घड़ी आ गई। माधव ने गांव के चौराहे पर पीपल के पेड़ के नीचे अपने ठेला लगाया। ये जगह सेठ गजानन की दुकान से थोड़ी ही दूर थी। जैसे ही माधव ने बेसन के घोल में लिपटे आलू और प्याज कढ़ाई में डाले, हवा में वही पुरानी जानी पहचानी खुशबू तैरने लगी। लेकिन शुरुआत में लोग हिचकिचा रहे थे। उन्हें लगा कि माधव तो बस एक नौकर था, वो सेठ जैसा स्वाद कैसे दे पाएगा। उधर सेठ गजानन अपनी दुकान पर बैठा मक्खियां मार रहा था। उसने एक नए कारीगर को काम पर रखा था, लेकिन उस कारीगर के हाथ में वो बात नहीं थी। पकौड़ियां जल रही थी और चाय में पानी ज्यादा था।
अरे देखो भाई, वो भिखारी माधव ने ठेला लगाया है। सोच रहा है सेठ गजानन का मुकाबला करेगा। 2 दिन में ठेला बंद करके मेरे पैरों में नाक रगड़ेगा। ए रघु, तू चाय बना, ग्राहकों को वो माधव की शक्ल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोपहर हो गई। माधव के ठेले पर अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया था। माधव थोड़ा उदास था। तभी गांव का एक बुजुर्ग जो स्वाद का बहुत शौकीन था वहां से गुजरा। उसे खुशबू ने रोक लिया। अरे माधव, तूने अपनी दुकान खोल ली। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है भाई, जरा एक प्लेट लगाना, देखो तो सही कि सेठ की दुकान का स्वाद तेरे हाथों का था या सेठ के मसालों का। माधव ने कांपते हाथों से एक दोने में गर्मा गर्म पकौड़ियां और हरी चटनी परोसी। बुजुर्ग ने एक पकौड़ी उठाई, मुंह में डाली और आंखें बंद कर ली। अरे वाह, चिल्लाते हुए, अरे ओ गांव वालों, इधर आओ इधर आओ, ये तो वही स्वाद है। अरे सेठ की दुकान पर तो हम बेवकूफ बन रहे थे, असली जादू तो इस माधव के हाथों में है। भाई मजा आ गया। बुजुर्ग की आवाज सुनकर 2 लोग और आए, फिर 4 आए, फिर 10, और देखते ही देखते माधव के ठेले पर ऐसी भीड़ लग गई जैसे कोई मेला लगा हो। जो भी एक बार खाता वो उंगलियां चाटता रह जाता। अरे भाई, सेठ की दुकान पर तो आज जली हुई पकौड़ियां मिल रही थी, असली माल तो यहाँ है। माधव भाई 2 प्लेट और बांधना घर के लिए। माधव, मान गए उस्ताद, तुम सेठ के यहाँ झाड़ू लगाते थे, लेकिन असली हुनरबाज तो तुम ही निकले, सेठ तो बस नाम का था। शाम तक माधव का सारा सामान बिक गया। कावेरी बर्तन धोते धोते थक गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उस दिन पहले ही दिन उनकी कुल कमाई, टोटल सेल 5,500 रुपए थी। सारा खर्चा निकालने के बाद भी उन्होंने एक दिन में 4,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। जी देखिए, 4,000 रुपए। हम सेठ के यहाँ पूरे महीने में 3,000 नहीं कमा पाते थे, और आज एक दिन में उससे ज्यादा कमा लिया। भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ कावेरी, ये सब उस सेठ के पापों का नतीजा है। अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अगले ही कुछ दिनों में माधव की दुकान की चर्चा आसपास के 10 गांव और शहर तक पहुंच गई। शहर से लोग गाड़ियों में बैठकर माधव की पकौड़ियां खाने आने लगे। एक हफ्ता बीतते बीतते एक दिन ऐसा आया जब माधव ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस दिन रविवार था। भीड़ इतनी थी कि संभालने में पसीने छूट रहे थे। शाम को जब माधव ने गल्ला गिना तो उसकी आंखें फटी रह गईं। कावेरी, आज की कमाई पता है कितनी है? 13,000 रुपए, और खर्चा निकालकर 9,000 रुपए का मुनाफा। एक दिन में 9,000 रुपए। ये खबर आग की तरह फैली, और ये आग सेठ गजानन के सीने में भी लग गई। उधर सेठ गजानन की दुकान पर सन्नाटा पसरा था। उसके ग्राहक टूट चुके थे। उसका नया कारीगर खाना खराब बना रहा था। मक्खियां भिनभिना रही थीं। सेठ का नौकर दौड़ता हुआ आया। सेठ जी, गजब हो गया, आज उस माधव ने 13,000 रुपए का गल्ला उठाया है। शहर की गाड़ियां वहां लाइन लगाकर खड़ी हैं। आपकी दुकान पर तो कोई पानी मांगने भी नहीं आ रहा। क्या 13,000 रुपए? उस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी औकात? मेरा खून खौल रहा है। ये सब मेरा पैसा है, मेरे ग्राहक हैं। वो मेरे पेट पर लात मार रहा है। इसे रोकना होगा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सेठ गजानन को समझ आ गया कि गुस्से से काम नहीं चलेगा। उसने सोचा कि माधव को फिर से अपने जाल में फंसा लिया जाए। शाम को जब माधव दुकान बढ़ा रहा था, सेठ वहां पहुंचा। चेहरे पर झूठी मुस्कान और आवाज में शहद घोला हुआ। अरे माधव भाई, क्या हाल चाल? सुना है बहुत तरक्की कर ली। मैं तो बहुत खुश हूँ। आखिर तू मेरा ही चेला है। कहिए सेठ जी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? रास्ता भूल गए क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो माफी मांगने आया हूँ। देख माधव, मुझसे गलती हो गई। मैं बहक गया था। मुझे कल रात को सपना आया कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। भगवान मुझे माफ नहीं करेगा, इसलिए मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कैसा प्रस्ताव सेठ जी? देख, तू धूप में खड़ा होकर ठेला लगाता है, मेहनत करता है, तो वापस मेरी दुकान पर आ जा। मैं तेरी पगार बढ़ा दूंगा। आज से तेरी एक दिन की पगार 1,000 रुपए। और सुन, तेरी पत्नी कावेरी को भी काम पर रख लूंगा। उसे 500 रुपए रोज के दूंगा। दोनों मिलकर 1,500 कमाना। एसी में बैठना, आराम से काम करना। बोल मंजूर है? माधव कुछ बोलता उससे पहले कावेरी आगे आई। वो शेरनी की तरह दहाड़ी। वाह सेठ जी, शर्म नहीं आती आपको? 1,000 रुपए का लालच देने आए हैं। जब हम भूखे मर रहे थे तब आपने हमारे मुंह पर खाली डायरी फेंकी थी। जब मेरी बेटी ठंड में ठिठुर रही थी तब आपने हमें धक्के मारकर निकाला था। अब जब हमारा वक्त बदल गया है तो आप फिर से हमें गुलाम बनाने आ गए। अरे कावेरी भाभी, पुरानी बातें भूल जाओ। मैं तो... चुप रहिए। अगर आपको पकौड़ी खानी है तो लाइन में लगकर पैसे दीजिए और खाइए, वरना यहाँ से चलते बनिए। हमें आपके टुकड़ों की जरूरत नहीं है। मेरे पति अब मालिक हैं, नौकर नहीं। और हम 1,500 नहीं, रोज के 10,000 कमाते हैं। जाइए अपनी वीरान दुकान संभालिए। सेठ का चेहरा अपमान से लाल हो गया। भरे बाजार में एक औरत ने उसे जलील कर दिया था। वो वहां से तो चला गया, लेकिन उसके दिमाग में एक शैतानी साजिश चलने लगी। मन में, अच्छा, बहुत जबान चलने लगी है इनकी। 10,000 कमाते हैं। रुको, अभी बताता हूँ। मैं तुम्हारी ये दुकान ही बंद करवा दूंगा। ऐसा इल्जाम लगाऊंगा कि सीधे जेल जाओगे। अगले दिन दोपहर में जब माधव की दुकान पर भीड़ थी, अचानक सेठ गजानन पुलिस और अपने 4-5 गुंडों यानी नौकरों के साथ वहां पहुंच गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, पकड़ो इसे, यही है वो चोर। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, यही है वो माधव। इसने मेरी तिजोरी से 2 लाख रुपए चुराए हैं। भीड़ सन्न रह गई। माधव के हाथ से कड़छी छूट गई।
सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने चोरी की? मैंने तो आज तक आपकी दुकान से एक सुई नहीं उठाई। झूठ मत बोल। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये कल तक मेरे यहाँ झाड़ू लगाता था, इसके पास खाने के लाले थे, और आज अचानक इसने 20-30 हजार का ठेला लगा लिया। इतना सामान ले आया, इसके पास पैसे कहाँ से आए? इसने मेरी दुकान की चाबी चुराई और रात को गले से 2 लाख रुपए निकाल कर भाग गया। ये ठेला मेरे चोरी के पैसों से लगा है। क्यों बे रामू, देखा था ना? जी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये रात को पोटली लेकर भाग रहा था। इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। झूठे गवाह और पुलिस के दबाव में माधव फंस गया। गांव वाले भी फुसफुसाने लगे। हाँ यार, बात तो सही है। अचानक इतना पैसा कहाँ से आया? कहीं सेठ सही तो नहीं पुलिस कह उसे रहा? हथकड़ी लगाने ही वाली थी कि तभी, रुको इंस्पेक्टर, अगर किसी ने इस बेकसूर को हाथ भी लगाया तो वर्दी उतरवा दूंगा। भीड़ चीरते हुए गांव के सरपंच चौधरी रघुनाथ वहां आए। उनके हाथ में कागज था। सेठ गजानन सरपंच को देखकर थोड़ा घबराया, लेकिन फिर संभल गया। सरपंच जी, आप बीच में मत आइए, ये चोर है, इसने मेरे 2 लाख चुराए हैं। चुप कर गजानंद, बहुत हो गया तेरा पाप। इंस्पेक्टर, ये माधव चोर नहीं है। इसके पास जो ठेला है, जो सामान है, वो मेरे पैसों से आया है। आपके पैसों से? क्या सबूत है? ये लो सबूत। सरपंच ने एक स्टैम्प पेपर इंस्पेक्टर को दिखाया। ये कर्ज का इकरारनामा है। मैंने माधव को 20,000 रुपए उधार दिए थे ताकि वो अपना धंधा शुरू कर सके। इस पर तारीख देख लो, ये दुकान खुलने से 2 दिन पहले की है। और रही बात माधव की ईमानदारी की, तो इस कागज के पीछे देखो। माधव ने अपनी पहली कमाई से मुझे 5,000 रुपए वापस भी लौटा दिए हैं। जो आदमी मेहनत करके कर्ज चुका रहा है, वो चोरी करेगा? इंस्पेक्टर ने कागज देखा, सब कुछ साफ था। सेठ का झूठ पकड़ा गया। और इंस्पेक्टर, एक बात और, इस सेठ ने माधव के 1,08,000 रुपए हड़प लिए थे, जो इसने 1 साल तक जमा किए थे। मेरे पास उस वक्त सबूत नहीं था, लेकिन आज है। ये सेठ का पुराना मुनीम है। सेठ ने इसे भी निकाल दिया था। इसके पास वो असली डायरी है जिसमें माधव का हिसाब लिखा है। सेठ ने नकली डायरी दिखाई थी, असली ये मुनीम चुरा लाया था। मुनीम ने वो डायरी पुलिस को दी। उसमें माधव के नाम के आगे रोज 300 रुपए जमा लिखे थे। सेठ का खेल खत्म हो चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अच्छा, तो ये माजरा है। चोरी का झूठा इल्जाम, धोखाधड़ी, गरीबों का पैसा हड़पना। सेठ गजानन, अब तुम लंबी छुट्टी पर जाओगे। हवलदार, हथकड़ी लगाओ इस। इंस्पेक्टर साहब, सरपंच जी, माफ कर दो। मैं माधव के सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे जेल मत ले जाओ। पैसे तो अब आप लौटाएंगे ही सेठ जी, लेकिन जो आंसू मेरे बच्चों ने बहाए हैं, उनकी कीमत आप कभी नहीं चुका पाएंगे। कानून अपना काम करेगा। पुलिस ने सेठ गजानन को भरे बाजार में हथकड़ी पहनाई और जीप में ठोस दिया। उसे धोखाधड़ी और झूठे केस में फंसाने के जुर्म में उम्र कैद या लंबी सजा हुई। उसकी दुकान सील कर दी गई और नीलाम हो गई। माधव और कावेरी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनका बुरा वक्त अब एक पुरानी याद बनकर रह गया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि सच्चाई और हुनर को कोई भी ताकत दबा नहीं सकती। वक्त के क्रूर पंजों से जिसने अपनी तकदीर छीनी है, गरीबी की राख से ही तो अमीरी की मूरत बनी है। घमंड का महल चाहे कितना भी ऊंचा हो, ढह जाता है। सच्चाई